मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। नेपाल में 8 सितंबर 2025 को जनजी मूवमेंट हुआ। उस जनजी मूवमेंट में नेपाल सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक और काठमांडू जिला के सीडीओ, जिसे इंडिया में जिलाधिकारी कहा जाता है, डीएम, वह यहाँ पर सीडीओ कहा जाता है, इन तीनों के आदेश से गोली चली और गोली चलने से 23 छात्र छात्राओं की मृत्यु हो गई। उस आक्रोश में जनता का जो आक्रोश निकला 9 सितंबर को, और उसके बाद कई पुलिस चौकियों में आग लगा दी गई। नेपाल के संसद को जला दिया गया। नेपाल का जो सचिवालय था, जो सुप्रीम कोर्ट था, सचिवालय था, उसमें आग लगा दी गई। और इस प्रकार से एक विध्वंसक आंदोलन के बाद नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। और उस सरकार ने जल्द ही चुनाव कराने का वादा किया था। उसी अनुसार अब 5 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच 2 दिन पहले बीबीसी ने एक रसोद्घाटन किया और उसने जो ऑडियो प्रसारित किया है, उसके बाद नेपाल की राजनीति में एक तरंग पैदा कर दिया है। और अब ये प्रश्न ये भी उठता है कि क्या नेपाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियां भी लगी हुई है? क्योंकि जेनजी मूवमेंट कहीं से किसी भी तरह से अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो वो इंडिजिनस तो नहीं था। जेनजी ने मूवमेंट शुरू अवश्य किया था क्योंकि नेपाल के युवाओं में विभिन्न कारणों से नेपाल सरकार के प्रति एक आक्रोश था। इसमें कोई शक नहीं है। नेपाल में रोजगार के अवसर नहीं है, उचित वहाँ की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, लोगों का व्यवसाय अच्छा से नहीं चल रहा है और नेताओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। इन बहुत सारे कारणों को लेकर जनजी ने एक आंदोलन का आह्वान किया था। उस समय उन लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ये आंदोलन इतना सफल हो जाएगा, लेकिन जनता भी एक मंच चाहती थी, जनता का सपोर्ट मिला और उसके परिणाम स्वरूप नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सत्ता परिवर्तन नेपाल की जनता चाहती थी और नेपाल की जनता की चाहने के अनुसार हुआ, या अभी जो पार्टियां आगे आई है क्या नेपाल की जनता के इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे आ रही हैं या किसी विदेशी शक्ति से संचालित हो रही हैं? ये देखना बड़ा ही रोचक तथ्य आज मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि भले ही आंदोलन जनजी ने शुरू किया था, नेपाल के युवाओं ने शुरू किया था, लेकिन बहुत ही जल्द इस आंदोलन को किसी और अनसीन अदृश्य शक्ति ने इसे हाईजैक कर लिया था। क्योंकि किसी जनजी के पास ऐसी सुविधा नहीं होती है कि जो बड़े बड़े घरों में आग लगा दे, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दे, संसद में आग लगा दे। ये किसी 12 क्लास के छात्र को या फिर 20-25 वर्ष के छात्र के, जब तक इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और लग ऐसा लग रहा था कि जो आग लगाने वाले जो समूह थे वो काफी ट्रेंड थे इस मामले में। तो ये नेपाल में लगभग ये सब इस निष्कर्ष पर सारी जनता पहुंच चुकी है कि वो जनजी आंदोलन तो एक बहाना था, उसके अंदर घुसपैठ हुआ और एक अदृश्य शक्ति ने इस सारे हिंसक गतिविधि का संचालन किया। खैर जो भी हो, अब जो आया चुनाव के मुख पे आके, जब चुनाव 1 सप्ताह बाकी हो, तब जनजी आंदोलन के बारे में रसोद्घाटन बीबीसी द्वारा किया जाना इस शक को और मजबूत करता है। नेपाल में एक आम धारणा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसे इस बार एक बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में माना जा रहा है, ये एक नई पार्टी है जो एक पत्रकार रवि लामिछाने के नेतृत्व में गठन हुआ था। इसके पहले के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और रवि लामिछाने गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनने में सफल भी हुए थे। लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन अब इस चुनाव में ऐसा माना जाता है कि जो काठमांडू के जो मेयर हैं उनके साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने एक समझौता किया
बालन शाह को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सदस्य बनाया गया और एक समझौता हुआ कि अगर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चुनाव जीतती है तो बालन शाह को प्रधानमंत्री बनाएगी। इसके बाद नेपाल के पूरब से पश्चिम तक उसकी लोकप्रियता आकाश छू रही है। लगभग यहाँ के विश्लेषकों का मानना है कि अगर अभी की स्थिति में ही चुनाव हुआ, अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो फिर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जीतना, उसे बहुमत प्राप्त होना निश्चित है और प्रधानमंत्री बालन शाह ही बनेंगे। लेकिन अगर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस नेपाल की सबसे पुरानी पार्टी है और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर नेपाली कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। तो नेपाली कांग्रेस की भूमिका को पूरी तरह से वाइप आउट कर देना, मुझे लगता है कि यह सतही विश्लेषण होगा। इसके अलावा नेपाल के गांवों में, शहरों में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक अच्छा खासा जनाधार है। इसके पहले के चुनाव में नेपाल जो केपी शर्मा ओली का नेतृत्व में जो नेकपा एमाले है, उसको भी अच्छी खासी सीट मिली हुई थी। उसी के सपोर्ट से प्रचंड प्रधानमंत्री बने और फिर कांग्रेस के सपोर्ट से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। तो अभी तक होता ये रहा था कि 3 पार्टियों में से कोई 2 पार्टी मिलती थी और सरकार बना लेती थी। तो उनके भी कार्यकर्ता हर गांव में हैं। ऐसी स्थिति में इतना आसान नहीं होगा कि सिर्फ अभी जन्म ली नया जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है वो बहुत आसानी से बहुमत हासिल कर ले, ऐसा भी नहीं लगता। लेकिन इसमें कोई संभावना नहीं है कि लोगों को उसमें एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पुरानी जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हो या फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो, इन सारों जितनी भी पार्टियां हैं सभी में भ्रष्टाचार जड़ जमा चुकी है। लोग देखते हैं कि नेताओं की जीवन शैली काफ़ी विलासितापूर्ण है, जबकि जनता को उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। युवाओं को अभी भी 8 कक्षा के बाद ही प्लानिंग करना पड़ता है कि किस देश में जाना है। 12 कक्षा के बाद कोई भी व्यक्ति नेपाल में रुकना नहीं चाहता और विदेश जाना किसी को बहुत खुशी रहर से, मतलब कुछ अपनी इच्छा से तो जाता नहीं है। हर कोई अगर नेपाल में ही अवसर उपलब्ध होता तो विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो नेपाल का उद्योग व्यवसाय वो भी काफ़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो इन सभी कारणों से नेपाल के युवा में, आम जनता में एक असंतुष्टि थी। लेकिन इस असंतुष्टि को एड्रेस करने के लिए एक नई पार्टी का जन्म हुआ और इसलिए उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। मेरा अपना आकलन यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिलने जा रही है, लेकिन बहुमत मिलेगी इसमें अभी मुझे शंका लग रहा है। इस गारंटी नहीं दी जा सकती। चुनाव होता है, लेकिन अगर उसको बहुमत नहीं भी मिलता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे नेपाली कांग्रेस हो या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हो, ये अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए भी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को सपोर्ट देंगे, समर्थन देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बालन शाह ही बनेंगे। इसमें मुझे कहीं कोई शंका दिखाई नहीं दे रही। अब 1 हफ्ता के बाद चुनाव होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि बालन शाह का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बहुमत की सरकार बनाए या फिर किसी और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कोई अनहोनी नहीं होती है तो फिर बालन शाह ही बनेंगे। और ऐसा कहने के पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें अमेरिका का पूर्ण रूप से समर्थन दिखाई देता है। जितने भी गतिविधि हुई है 8 सितंबर 2025 के बाद, स्पष्ट दिखता है कि अमेरिकन लॉबी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, रवि लामिछाने और बालन शाह के साथ है। और आपको पता है कि अमेरिका जिस देश में जो चाहता है वो करता है। बांग्लादेश में जो हुआ, अगर उसकी पुनरावृत्ति नेपाल में भी हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि नेपाल में भी अमेरिका समर्थित सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो भी सरकार बनेगी उसकी बाध्यता है कि उसको भारत के साथ भी एक अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे, क्योंकि भौगोलिक रूप से भारत के साथ अच्छा संबंध नेपाल की आवश्यकता भी है और नेपाल की बाध्यता भी है। धन्यवाद।